नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विस्तारवादी रुख को जानकर कनाडा के पीएम ट्रूडो को मानो साफ सूंघ गया। ट्रंप ने पिछले दिनों अपने विस्तारवादी नीति में ग्रीनलैंड और पनामा को भी शामिल कर लिया। ट्रंप ने ऐसी बातें क्यों की? क्या है उनका ग्रेटर अमेरिका पॉलिसी और इसके लिए ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। दरअसल 29 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा के मारे लागो स्टेट में कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हो रही घुसपैठ को लेकर बातचीत की। डिनर टेबल पर ट्रंप ने मजाक करते हुए ट्रूडो से कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। 10 दिसंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट करते हुए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा स्टेट के गवर्नर के तौर पे संबोधित किया। 18 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पड़ोसी कनाडा अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर जोड़ सकता है। सोशल मीडिया ट्रुथ पर उन्होंने लिखा कि कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य अमेरिका का बने। वे करों और सैन्य सुरक्षा पर भारी बचत करेंगे। दरअसल टैक्स में रियायत की आशा कर रहे ट्रूडो को अमेरिका की ओर से यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ लोगों को ये बातें मजाक लग रही हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार ट्रंप इन बातों को लेकर गंभीर है। ट्रंप ने अपने एक्सपेंशन प्लान में 2 नए नाम जोड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड और सबसे व्यस्त व्यापारिक रूट में से एक पनामा नहर। ट्रंप ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और कॉमर्शियल स्ट्रेट के लिए ये दोनों अमेरिका के कंट्रोल में होने बेहद जरूरी हैं। सवाल है कि आखिर 80% बर्फ से ढके और डेनमार्क के अधीन आने वाले ग्रीनलैंड पर अमेरिका दावा कर ही क्यों रहा है। असल में अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मोर्चे पर काफी अहम रोल निभाती है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का मिलिट्री बेस है और यहाँ दुर्लभ नेचुरल रिसोर्सेज का भी भंडार मौजूद है। नॉर्थ अटलांटिक सागर में मौजूद ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कारण रूस, अमेरिका जैसे कई देश इस पर कंट्रोल करने की होड़ में लगे रहते हैं। डेनमार्क का 1721 से लेकर 1989 तक 21 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैले दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का शासन रहा। आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी महाद्वीप से नहीं जुड़ा है। 2009 से अब यह ग्रीनलैंड सेल्फ रूल्ड स्टेट यानी स्वशासित राज्य है, खासकर स्थानीय मामलों में। यानी ग्रीनलैंड स्वशासित है, लेकिन ऊपरी तौर पे यहाँ डेनमार्क का शासन है या उसे कब्जा कह ले। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने का मकसद नेशनल सिक्योरिटी है। दरअसल यहाँ अमेरिकी मिलिट्री एक बेस है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक इस बेस का नाम पिटफिक स्पेस बेस है, जो मिसाइल डिफेंस और स्पेस सर्विलांस के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अमेरिका के लिए यह बेस काफी अहम है। ग्रीनलैंड में यह बेस कोल्ड वॉर की शुरुआती वक्त में बनाया गया। 23 दिसंबर 2024 को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर ग्रीनलैंड में एम्बेसडर की नियुक्ति का ऐलान करते हुए लिखा कि दुनिया में नेशनल सिक्योरिटी और आजादी के लिए ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में उनकी सोच नियम कायदों से चलने वाले लोगों से बहुत अलग है। उनके दूसरे टर्म की प्लानिंग के मुकाबले पहले टर्म तो पार्क में घूमने जैसा था। यानी ट्रंप अपनी विस्तारवादी सोच और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के लिए दूसरे टर्म में किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन की फिक्र नहीं करेंगे, उन्होंने बता दिया है। इसी तरह एरिजोना में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने पनामा नहर का भी मुद्दा उठा लिया। 23 दिसंबर को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर अमेरिकी फ्लैग के साथ पनामा नहर की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैनाल में आपका स्वागत है। पलटवार करते हुए पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कहा कि पनामा नहर और आसपास का इलाका पनामा का है और पनामा का ही रहेगा। दरअसल अमेरिका का बिजनेस पनामा नहर पर निर्भर करता है। हर साल पनामा नहर से 14,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं।
ग्लोबल ओशन बिजनेस में इस जलमार्ग का 2.5% हिस्सा है। अमेरिका के करीब 40% कंटेनर यहीं से गुजरते हैं। यह नहर अमेरिकी बिजनेस को एशिया से जोड़ती है। 82 किलोमीटर लंबी ये नहर पनामा से होते हुए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसके कारण शिपिंग में कई दिनों और हजारों किलोमीटर का सफर कम हो जाता है। इन वजहों से ट्रंप पनामा नहर पर कंट्रोल करना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक निजी वजह भी है जिसके कारण ट्रंप पनामा नहर पर कंट्रोल करने की बात करते हैं। दरअसल 2018 में पनामा पुलिस के दबाव में ट्रंप को पनामा सिटी में मौजूद ओशन क्लब इंटरनेशनल होटल और टॉपर से अपना दावा छोड़ना पड़ा। 1904 से 1914 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने ही पनामा नहर बनवाई। 1999 में अमेरिका ने इसे पनामा को दे दिया। तब से यहां पनामा सरकार का कंट्रोल है। जानकारों की माने तो ट्रंप का पनामा को लेकर बयान भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसे गंभीरता से लेना चाहिए और अब पनामा के लिए एक खतरे की घंटी है। अगर पनामा नहर कनाडा और ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कंट्रोल होता है तो अमेरिका से ग्रेटर अमेरिका देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा होने से अमेरिका का क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा कि वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका का बिजनेस बढ़ेगा और उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप किसी भी देश के बॉर्डर पर उसकी संप्रभुता नहीं मानते हैं। जब रूस ने यूक्रेन की सीमा में घुसकर उसके इलाकों पर कब्जा किया तब ट्रंप ने रूस की निंदा की बजाय उसकी तरफदारी की। उन्होंने इसे पुतिन का असरदार कदम बताया। वहीं ट्रंप यूक्रेन के बॉर्डर बहाल करने की बजाय समझौते की मांग कर रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 100 में से 53 और सीनेट की 435 में से 220 सीटों पर रिपब्लिकन्स का कब्जा है, यानी बहुमत रिपब्लिकन को है। ऐसे में अगर ट्रंप किसी भी देश को कंट्रोल में लेने का प्रस्ताव लाते हैं तो वे उसे आसानी से संसद में पास करवा सकते हैं। जानकारों के एक तबके की बात मानी तो अमेरिका की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी भी देश पर कब्जा कर सके। ऐसे जानकार मानते हैं कि ट्रंप भी यह नहीं चाहेंगे अमेरिकी आर्मी किसी भी युद्ध में शामिल हो और साथ ही अमेरिकी इकोनॉमी अभी भी खतरे में है। ऐसे में ट्रंप किसी भी देश पर कब्जा करना नहीं चुनेंगे। हालांकि अमेरिका के दोनों ही सदनों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी मजबूत है। ट्रंप बेहतर स्टाफ और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सत्ता में आए। साथ ही पिछली बार के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका पर अपना दबदबा कायम करने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, फॉरेन एक्सपर्ट, और दिनेश शर्मा जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। हरिमोहन कौशिक जी, परिस्थितियां क्या बता रही हैं? क्या ट्रंप एक तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने की राह पर है या एक नए हिटलर की तरीके से अपना शासन कायम करना चाह रहे हैं? सर माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा इन सभी खबरों को देखता हूं तो उससे पहले मैं ट्रंप की पुराने वाली इमेज को देखना चाहूंगा। ट्रंप की जो पुराने वाली इमेज है वो पूरे तौर पर वो दिखा रही है कि ट्रंप दुनिया से लड़ाई को, खासकर अमेरिका से किसी भी लड़ाई को निकालने के अंदर इंटरेस्टेड है, ना कि ट्रंप अमेरिका को किसी भी लड़ाई में झोंकने के लिए इंटरेस्टेड है। ट्रंप का 16 से लेकर 20 के बीच का जो कार्यकाल था, 17 से 20 के बीच में जो था सर, उस कार्यकाल को अगर हम उठाकर देखते हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज नजर आती है कि ट्रंप ने अमेरिका पे, जैसे सीरिया के अंदर फोर्सेज है तो वहां से निकाला, जर्मनी से फोर्सेज को कम किया, अफगानिस्तान से बाहर निकला, इराक से अपने आप को कम किया और मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी बेसिस थे वहां पर पैसा खर्च करने की जगह उसने वहां से अपने आप को निकाला। अब सर मुझे एक चीज अभी समझ में, अब थोड़ा सा समय लगेगा इस चीज में, और मुझे नहीं इस पूरी दुनिया को कि असलियत में एक तरफ तो ट्रंप अपनी इमेज बना रही है कि जी हम अब्राहम अकॉर्ड करवा के दुनिया में शांति लाना चाहते हैं,
अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाएंगे। अमेरिका फर्स्ट की नीति के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी जगहों बाहर अमेरिका जहां जहां एंगेज है वहां उसकी एंगेजमेंट खत्म करेंगे। अब सर ऐसे में अगर वो एंगेजमेंट दुनिया के दूसरे बॉर्डर्स मतलब दूसरी जगहों से खत्म कर रहा है, और जैसे कि आपने बताया बिल्कुल ठीक है कि रशिया जब यूक्रेन पे अटैक करता है तो रशिया को यूक्रेन के अंदर इन्वेजन को अपोज नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि अगर रशिया ने वो टेरिटरी कब्जा दी है तो वो उसकी है जी। तो सर इस डेफिनेशन को अगर मैं जोड़ता हूं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से, तो मुझे ये लगता है कि या तो अगर ट्रंप का दिमाग मस्खरे वाला है तो वो कभी ह्यूमिलिएट कर रहा है ट्रूडो को, कभी ग्रीनलैंड, कभी पनामा, कभी मैक्सिको, इन सब जगहों पे। अगर वो सीरियस है और मेक अगर अमेरिका ग्रेट अगेन है तो दुनिया, अमेरिका तो ग्रेट बने या ना बने, अमेरिका बर्बादी की तरफ जरूर बढ़ेगा। क्योंकि पहली बात सर, ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने का मतलब ये है पूरा यूरोप अमेरिका के अगेंस्ट हो जाएगा, और कनाडा के ऊपर कब्जा करने का मतलब फाइव आइज जो अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्त हैं वो भी उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इवन लेकिन आपको लगता है कि इस फाइव के मेंबर्स, जिसमें ब्रिटेन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, कोई इस हैसियत में है कि अमेरिका का खुलकर विरोध कर सके? हरिमोहन कौशिक जी। सर हैसियत इस चीज की नहीं होती कि वो सारे के सारे अपोज करेंगे तो उसके पास और आर्मी लेके चढ़ दौड़ेंगे या किसी तरीके से। सर चुप हो जाना भी, दुनिया में आइसोलेट हो जाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है सर। चलिए ठीक है। और वो जो आइसोलेशन जो है वो अमेरिका बर्दाश्त ज्यादा सा कर नहीं पाएगा, और अगर अमेरिका ने जरा सा कदम उठाया तो अमेरिका को ये सोचना पड़ेगा कि सर ब्रिक्स जैसे कंट्रीज जो आगे बढ़ रही हैं वो ब्रिक्स का कुनबा कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए, दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो अमेरिका की हरकतें हैं, या कहा जाए अमेरिका की जगह ट्रंप की हरकतें हैं, वह प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए, यानी बिना युद्ध के केवल प्रेशर क्रिएट करके दुनिया के तमाम क्षेत्रों को एक्वायर करना चाहते हैं। क्या यह इसमें सफल होने की उनकी कितनी संभावना है, और क्या इस प्रैक्टिस से दुनिया में शांति बनी रह सकती है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको जो है डोनाल्ड ट्रंप की चुनावों के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंटें दी थी कि वो अपने अमेरिका के हित को सबसे पहले देखेंगे जी, लेकिन उसके साथ साथ बाद में जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल, मैं इनको कहूंगा बड़ी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो उन्होंने कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा के बारे में दी हैं। इन चीजों के अंदर एक एस्पेक्ट्स में, चाहे इन्होंने मजाक में कहा जाए, एक प्रकार की टॉन्ट के तौर के ऊपर कनाडा के लिए कहा या पनामा के लिए कहा, एक प्रकार से उनकी सोच ये दिखाती है कि उनकी स्टेटमेंट के अंदर वो अमेरिका का हित देखना चाहते हैं। पनामा के बारे में उनका बेसिक क्वेश्चन जो था कि पनामा जो है कंट्री जो है वो अमेरिकन शिप्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं, वो उन्हें कम करना चाहिए, अदरवाइज पनामा कैनाल का कंट्रोल जो है दोबारा वापस अमेरिका के पास आ जाना चाहिए। मैं हरिमोहन साहब ने जो कुछ बताया है मैं उससे पूरी तरह से 100% सहमत हूं कि ये सिर्फ स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। फिजिकली जो है आप इस प्रकार की कोई भी हरकत करते हैं, किसी देश का अतिक्रमण करते हैं, जब बाई फोर्स आप किसी की टेरिटरी को अपने में मिलाने की कोशिश करते हैं तो आप पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएंगे। आज की तारीख के अंदर जो है अमेरिका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो चाहते हैं कि डिसएंगेजमेंट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाकी बाहर की कॉन्फ्लिक्ट से। इसका जीता जाता उदाहरण उन्होंने सीरिया क्राइसिस के समय दिया था कि ये उसकी प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व करे, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर वो इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं इन जो उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक, तो आज की तारीख में जो उनका दिनेश शर्मा जी, मान लिया जाए कि 91वां राज्य बना लेता है अमेरिका कनाडा को अपना, तो कौन उसका विरोध करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा एक भी देश है जो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात कर ली जाए, इंडिया की बात कर ली जाए, रशिया की बात कर ली जाए, कोई विरोध करने की स्थिति में है अमेरिका का। और मुझे तो लगता है इंडिया खुश होगा इस हरकत से। जी, वो हरकत से तो खुश इसलिए होगा ना कि कनाडा के साथ हमारे संबंध नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो रेमिफिकेशन होगी, ये नहीं है कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? ब्रिक्स कंट्री जो है ये क्यों नहीं बोलेंगे? और जो सबसे
ज्यादा बोलेगा या एक्शन लेगा वो होगा चाइना। चाइना चाहता है कि अभी जो है अमेरिका मैक्सिमम उसकी आर्म्ड फोर्सेस जो है कहीं ना कहीं उलझी रहे, ताकि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं वो उन्हें पूरा कर सके। पहला जो उनका जीता जागता ताइवान है, बाकी वो फिलीपाइंस और जो जिनके साथ उसके संबंध ठीक नहीं है वो उनको उनके ऊपर अपने इंटरेस्ट पूरे कर सके। लेकिन ये कहना बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं कि कोई भी देश नहीं बोलेगा। अगर ब्रिक्स की देशों की बात कर ली जाए तो ब्राजील की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि वह अमेरिका के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करेगा। रसिया की बात कर ली जाए तो खुद ही वह इतने तंग हाल में है कि वह तो ट्रंप का समर्थन लेना चाहेगा। कनाडा और उसका दो पक्षी वार्ता कह के वो खत्म करेगा, इसलिए भी चूंकि रसिया भी अब चाहता है कि उसके जो बिखरे हुए देश है दोबारा उसके साथ जुड़े। इंडिया की बात की जाए, इंडिया के लिए ज्यादा सूट करेगा। ऐसे ही ब्रिक्स में भी अगर आप सोचते हैं कि चाइना विरोध करेगा तो चाइना की ऐसी स्थिति नहीं है। चाइना की शुरू से पॉलिसी रही है कि अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचा जाए। हरिमोहन कौशिक जी, ऐसी परिस्थिति में ट्रंप लग रहा है कि चेक एंड मेट के इंतजार में है, सत्ता पे बैठे जल्दी से जल्दी वह अपनी इन इच्छाओं को पूरी कर लेंगे। और मुझे लगता है कि भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं और वैश्विक परिस्थितियां दोनों ही ट्रंप के इन कदमों का स्वागत करेंगी। हरिमोहन कौशिक जी। सर, ट्रंप की जबान के ऊपर जो ट्रंप बोल देते हैं वो बड़बोले नेता की एक आदत ज्यादा है, जिसके अंदर वो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं जिसको बाद में उन्हीं के ऑफिस ने ठीक किया या बदला। जैसे कश्मीर के मामले में मोदी जी और जब जापान के अंदर ट्रंप मिले थे तो ट्रंप ने बाद में कहा था कि यस आई एम रेडी फॉर मीडिएशन समथिंग फॉर कश्मीर टू रिजॉल्व द मैटर ऑफ कश्मीर। बाद में इंडिया ने जब वहां पर अपोज किया तो उनका जो होम डिपार्टमेंट था उसने कहा कि ट्रंप की बात का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, यानी लीपअप होती। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर ट्रंप ने ऐसा किया और यू टर्न लिया गया। अभी ट्रंप ने ऑफिशियली ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो ट्रंप अभी बोल रहे हैं सर, ये उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अहम बात आपने कही जी। ये पनामा ने फीस बढ़ाई है और ट्रंप हमेशा हर जगह पर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी में अमेरिका के इकोनॉमिक रिवाइवल की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं 37 ट्रिलियन डॉलर जो कर्जा हो चुका है उसे कैसे हैंडल किया जाए। दुनिया के देशों को जो बार बार बहुत सारा इन्होंने जो बेनिफिट दे रखा है वो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए और अपनी इंडस्ट्रीज को दोबारा कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अमेरिका से बाहर जा चुकी हैं और अमेरिका के लोग अनएम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल पर है कि उसे अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए एंडाउमेंट फंड या अनएम्प्लॉयमेंट फंड बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। उसकी वजह से उसके ऊपर बोझ कितना बढ़ रहा है। लेकिन यह बड़ी बात है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डाल के उसके सामने एक खुले मंच पर आप कहते हैं कि 51वां राज्य आपको हम बना सकते हैं कनाडा को, और आपके ही देश के लोग यह मांग कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इसको केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका बड़बोलापन है, उसके लिए कोई जमीन तो तैयार की गई होगी। हरिमोहन कौशिक जी। सर, वो मस्खरेपन में कहा गया, आप इसे थोड़ा सा देखिए कि क्यों ना बना दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया वो ये था कि हमारे ट्रेड से हम कनाडा को इतना बेनिफिट देते हैं, कनाडा का 90% ट्रेड हमसे होता है, फिर भी कनाडा हमारे ऊपर इतने सारे टैरिफ्स लगाता है। अच्छा, उसके बाद जब कनाडा से अपोज आया और कनाडा को ट्रंप ने धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा, या तो तुम अपने टैक्स सिस्टम को सुधारो और अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स है उन्हें कम टैरिफ पे आने दो। तो सर, वो वाली धमकी जो इस टाइम पर कनाडा को दी वो उसका एक रिपरकेशन था, क्योंकि कनाडा जो बार बार अपोज कर रहा था कि तुम टैरिफ को कैसे अपोज कर लगा सकता है, अमेरिका टैरिफ को कैसे लगा सकता है, तो मस्खरेपन में कि अगर आपको टैरिफ नहीं लगवाना तो अमेरिका का 51वां स्टेट बन जाओ। उसमें जो कनाडा से रिएक्शन आया, पॉसिबली वही चीज कहीं ना कहीं पनामा में नजर आ रही है। ग्रीनलैंड भी एक बड़ा मुद्दा है हरिमोहन कौशिक जी, ग्रीनलैंड भी एक बड़ा मुद्दा है। 21 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, डेनमार्क के कंट्रोल में है, सिर्फ स्वशासन वाली प्रणाली लागू है,
विदेश मामलों में डेनमार्क का हस्तक्षेप होता है, बाकी हर मामले में वो स्वतंत्र है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर अपना अधिकार बताना, क्या इसे भी मस्खरापन कहेंगे? सर, ग्रीनलैंड वाला मामला पॉसिबली इसके थोड़ा सा मैं अलग तरीके से इसलिए देखूंगा क्योंकि ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशियन के चारों तरफ है और बड़ा इलाका जो वहां पर इस टाइम पर आर्कटिक ओशियन एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खुल गया है, उसका बड़ा हिस्सा या तो रशिया के पास है या कनाडा के पास है, एक छोटा हिस्सा अमेरिका के पास अलास्का के फॉर्म में है और ग्रीनलैंड अगर उसके पास होता है तो वहां के नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत सारे राइट्स अमेरिका के कब्जे में आएंगे और अमेरिका वहां पर एक बड़े प्लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। मैं ग्रीनलैंड को, सिर्फ ग्रीनलैंड को उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूं कि वहां के जो रिसोर्सेज हैं और वहां का जो समुद्री व्यापार है उसके ऊपर ट्रंप की नजर हो सकती है, इसलिए ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेने की बात कही जा रही है। और जहां तक मैं डेनमार्क को मानता हूं अमेरिका से, वो ये बिल्कुल ठीक बात है, लड़ेगा नहीं आर्म ट्विस्टिंग के थ्रू या कैसे भी थ्रू, उससे वो शिफ्टिंग ऑफ पावर हो सकती है क्योंकि ग्रीनलैंड वैसे भी बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड ऑटोनॉमस स्टेट है और डेनमार्क उससे वो चीज गेन नहीं कर पा रहा जो उसे गेन करनी चाहिए। अब क्या पक्का कब्जा कर लेगा? अब डेनमार्क का क्या रिएक्शन आता है सर? ये वो रिएक्शन पैसे ऑफर किए जा चुके हैं, बताया जा रहा है 17 ट्रिलियन डॉलर, 17 ट्रिलियन डॉलर ऑफर किया जा चुका है ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने के लिए। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं तो क्या अमेरिका एक नए रास्ते पे चल चुका है अपने विस्तारवादी नीति पे, या केवल यह प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि आर्थिक लाभों को कब्जाया जा सके? दिनेश शर्मा जी। तो सर, मैं इसको थोड़े से अलग से नजरिए से देखता हूं। जब आप कहते हैं कंट्रोल, तो कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जो है उस टेरिटरी को ओवरटेक कर लिया है या आपने उनको अपने राज्य में मिला लिया है। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपका वहां पर इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ गया है और आप उस इलाके से अपने देश हित के लिए जो आपकी सामरिक या रणनीतिक रिक्वायरमेंट है आप उनको पूरा करते हैं, बनस्पत इसके कि बाकी जो आपके कंपटीटर हैं वो वहां से उस प्रकार की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो मैं इसके नजरिए से ये देखता हूँ ग्रीनलैंड के बारे में जो इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें ये है कि ये अपना इन्फ्लुएंस वहां पे करना चाहते हैं। ये जो इतना पैसे के ऑफर की जो बीच में अभी आपने बताया, पैसे का ऑफर हो सकता है एक प्रकार से कि आप ये इतना पैसा हम आपको देते हैं और हम अपना यहाँ पर जो है अपना रिसोर्सेज को जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और बाकी वहां पर क्या है, 50,000 के आसपास की पॉपुलेशन है। डेनमार्क की तरफ से भी रिएक्शन आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है कि ऐसा नहीं है, ये एक हमारा मतलब ऑटोमनस रीजन है जो कि हमारे। दिनेश शर्मा जी, जल्दी से मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मान लीजिए अगर इन तीनों रीजन पे अमेरिका कब्जा जमाता है, यह भारत के लिए कितना उचित होगा, कितना अनुचित होगा? देखिए, ये तो एक, अगर ये इन 3 जगहों के ऊपर अगर कब्जा जमाता है जैसा कि आप सवाल पूछ रहे हैं, तो ये भारत के लिए भी एक प्रकार की खतरे की घंटी होगी, क्योंकि अगर वो अपने सबसे मित्र देश जिसके साथ वो इतने सालों से पड़ोसी देश है, कनाडा है, उनके ऊपर अगर ये जबरदस्ती बाई फोर्स जो है कैप्चर करते हैं तो ये एक भारत के लिए भी संकेत अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिका जो है अपना ग्लोबल साउथ के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए जो है वो हमारे साथ भी कुछ इस प्रकार की हरकत कर सकता है। जो हमारे आइलैंड है उनके ऊपर वो बाई फोर्स जो है कब्जा कर सकता है। तो हम इस चीज के लिए कभी भी, भारत कभी नहीं खुश होगा कि अमेरिका इस प्रकार के कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाता है। चलिए ठीक है। हरिमोहन कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, अगर अमेरिका इन तीनों में से किसी एक के ऊपर भी कब्जा कर लेता है तो जो इस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, वियना कन्वेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग कोई एक देश दूसरे देश की टेरिटरी पर कब्जा नहीं कर सकता, एग्जैक्टली उसी टाइम वो वियना कन्वेंशन टूटेगा, पूरी दुनिया में एक मेस क्रिएट होगा
कोई भी देश किसी भी वही तो दूसरे हरिमोहन देश कौशिक पर- जी, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा देश अमेरिका के सामने आएगा? रसिया आने वाला नहीं है, चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचता है, इंडिया की स्थिति ऐसी नहीं है, यूरोपियन कंट्री उसको छोड़ के आगे देख ही नहीं पा रहे हैं, तो आएगा कौन? और जहां तक बात है प्रॉक्सी वॉर इन का इंटरनेशनल concept है। ट्रीटीज की, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यहाँ बैठ के जो ट्रीटी होती है वक्त जाया करना है। उन्होंने अपने स्टेट में एकदम साफ कर दिया है, यानी उन्होंने अपनी बातों से साफ कर दिया है कि ये जितने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है किसी लायक नहीं है। सर वो फिर वही सिचुएशन होगी। देखिए किसी भी देश पे इतनी जल्दी, और नेशनलिज्म का जमाना है, इतनी जल्दी आप किसी भी देश पे अगर कब्जा करते हैं तो वहां पर आपको एक लंबी चौड़ी प्रॉक्सी वॉर के अंदर उलझना पड़ जाता है। भले ही कनाडा ना बोले, पनामा, लेकिन पूरे का पूरा जो एशिया, साउथ अमेरिका है वो खड़ा हुआ नजर आएगा। जी। लेकिन मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो ये है, पूरी दुनिया जलती हुई नजर आएगी। जो भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स वाले इलाके हैं उन सब में एक तगड़ी लड़ाई शुरू होगी और हर देश दूसरे देश से सिर्फ लड़ रहा होगा। एंड इंटरनेशनल एनार्की फैलने का सबसे बड़ा डर उस टाइम पर क्रिएट हो जाएगा। सर आप पूछ रहे हैं कि कौन सा देश बोलेगा, मैं कह रहा हूँ अमेरिका कनाडा पे कब्जा कर रहा होगा और चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में रशिया से लड़ रहा होगा। हो सकता है चाइना ताइवान पे कब्जा कर रहा हो और साउथ चाइना सी पे कब्जा कर जाए। बेहद इंडिया अहम भी बात, अपने इस interest- चर्चा में यह बात निकलकर सामने आ गई है कि अमेरिकी दादागिरी के बाद पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। उसका खामियाजा हर देश को उठाना होगा, खासकर उन देशों को जो अपने अपने देश के बगल में एक ताकतवर मुल्क पाते हैं। इस चर्चा में आप दोनों खास मेहमान जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।